आज हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी आईएनसी के इतिहास की और उसे समझने की कोशिश करेंगे उसके अधिवेशनों के जरिए। हाँ, ये अधिवेशन अक्सर बस तारीखों और नामों की लिस्ट लगता है ना? बिल्कुल, और याद रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पर अगर हम इन्हें देखें भारत की आज़ादी की लड़ाई के अहम पड़ावों की तरह, कहानी के ज़रूरी चैप्टर्स की तरह। हाँ, ये बहुत अच्छा तरीका है ऐसे देखने का, क्योंकि हर अधिवेशन अपने आप में कहानी है। कहानी किस तरह की? उस वक्त के माहौल की, सामने खड़ी चुनौतियों की और कांग्रेस की अपनी सोच, उसकी रणनीति में कैसे बदलाव आ रहे थे, उसकी कहानी। ये सिर्फ बैठकें नहीं थी, अच्छा, ये वो आईने थे जिनमें आप कह सकते हैं उभरते हुए भारत की तस्वीर दिख रही थी। तो शुरुआत से शुरू करते हैं। 1885 ए.ओ. ह्यूम, एक रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर, उन्होंने स्थापना की। सही। शुरू में तो मकसद बस इतना था कि पढ़े लिखे भारतीय मिलें, नागरिक और राजनीतिक मुद्दों पर बात करें। पर ये जल्दी ही स्वतंत्रता आंदोलन की मुख्य आवाज बन गई। और इसीलिए ये अधिवेशन इतने महत्वपूर्ण हैं। यहीं पर स्ट्रैटेजी बनती थी, आंदोलन की दिशा तय होती थी, कभी एकता दिखती थी, कभी गहरे मतभेद भी सामने आ जाते थे। तो चलें कहानी के पहले पन्ने पर। हाँ जरूर। 1885 बॉम्बे, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। व्योमेश चंद्र बनर्जी अध्यक्ष थे। और 72 लोग थे, ज्यादातर समाज सुधारक, पत्रकार, वकील। एक शुरुआत हुई बस। हाँ, एक नींव रखी गई। लेकिन अगले ही साल 1886 में कलकत्ता में कुछ बड़ा हुआ। अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। क्या हुआ था? देखिए, 1886 का कलकत्ता अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि यहाँ इंडियन नेशनल कांग्रेस का विलय हुआ सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ। अच्छा, वो दोनों मिल गए। हाँ, जैसे छोटी छोटी धाराएं मिलकर एक बड़ी नदी बनाती है ना, संगठन को ताकत देने की कोशिश थी ये। और यही फैसला हुआ कि पूरे देश में प्रांतीय कांग्रेस कमेटियां बनाई जाएं। मतलब सोच शुरू से ही पैन इंडिया थी। बिल्कुल, अखिल भारतीय सोच थी। और फिर मुझे याद है विविधता पर भी जोर दिखा जल्दी ही। 1887 में मद्रास में बदरुद्दीन तैयब जी। हाँ, पहले मुस्लिम अध्यक्ष। उन्होंने अपील भी की थी मुसलमानों से कि वो भी जुड़ें। और उसके ठीक अगले साल 1888 इलाहाबाद में जॉर्ज यूल, पहले अंग्रेज अध्यक्ष। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता, एक अंग्रेज अध्यक्ष? क्या ये सिर्फ दिखावा था या इसका कोई गहरा मतलब था? देखिए, इसे सिर्फ दिखावा कहना शायद सही नहीं होगा। ये कोशिश थी ये दिखाने की कि कांग्रेस किसी एक धर्म या समुदाय का मंच नहीं है, बल्कि ये सभी भारतीयों की आवाज बनना चाहती हो। तैयब जी की अपील और यूल की अध्यक्षता दोनों कहीं ना कहीं उसी समावेशी सोच को दर्शाते हैं, भले ही जमीनी हकीकत हमेशा इतनी आदर्श ना रही हो। और सामाजिक प्रगति की बात भी आती है। 1890 में कलकत्ता में फिरोज शाह मेहता अध्यक्ष थे। हाँ, तब कलकत्ता यूनिवर्सिटी की पहली महिला ग्रेजुएट कादम्बिनी गांगुली, उन्होंने कांग्रेस को संबोधित किया। ये तो उस जमाने के हिसाब से बहुत बड़ी बात रही होगी। निश्चित रूप से ये दिखाता है कि कांग्रेस सिर्फ राजनीतिक आजादी ही नहीं बल्कि सामाजिक बदलावों पर भी कम से कम सैद्धांतिक स्तर पर ध्यान दे रही थी। अच्छा। इसी तरह 1896 का कलकत्ता अधिवेशन भी याद रखने लायक है। रहीमतुल्लाह एम सयानी अध्यक्ष थे। हाँ, यहाँ वंदे मातरम पहली बार गाया गया था, है ना? बिल्कुल, बंकिम चंद्र चटर्जी का वंदे मातरम, ये गीत आगे चलकर राष्ट्रीय आंदोलन का एक बड़ा प्रेरणा स्रोत बना। और इसी 1896 के अधिवेशन में आर्थिक मुद्दों पर भी कुछ हुआ था, अकाल वगैरह की बात। हाँ, उस समय भारत में पड़े भयंकर अकाल के लिए ब्रिटिश नीतिरों को जिम्मेदार ठहराते हुए प्रस्ताव पारित हुआ। ये एक तरह से ब्रिटिश राज की आर्थिक आलोचना की शुरुआत थी, जो आगे और तेज हुई। जैसे 1899 के लखनऊ अधिवेशन में रमेश चंद्र दत्त अध्यक्ष थे। तब दादा भाई नौरोजी की ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, हाँ, धन की निकासी। बिल्कुल, कि कैसे भारत का पैसा और संसाधन ब्रिटेन जा रहा है, उसे रोकने की मांग उठाई गई। तो ये आर्थिक राष्ट्रवाद की शुरुआत कह सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। और फिर 1901 में कलकत्ता में एक और दिलचस्प बात हुई। दिनशा एडुलजी वाचा अध्यक्ष थे। क्या हुआ था? इस अधिवेशन में पहली बार मोहनदास करमचंद गांधी कांग्रेस के मंच पर नजर आए। अच्छा, गांधी जी 1901 में। हाँ, वो तब दक्षिण अफ्रीका में थे और वहां भारतीयों के साथ जो नस्लीय भेदभाव हो रहा था, उसके खिलाफ लड़ाई के लिए कांग्रेस का समर्थन मांगने आए थे। कमाल है, किसी ने सोचा भी नहीं होगा उस वक्त कि ये व्यक्ति आगे चल के क्या करने वाला है। बिल्कुल, ये वाकई एक ऐतिहासिक पल था जिसकी अहमियत शायद उस वक्त किसी ने नहीं समझी होगी। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। वो दौर जब राष्ट्रवाद थोड़ा उग्र हो रहा था और कांग्रेस के अंदर भी टकराव शुरू हो रहे थे। 1904 बॉम्बे, सर हेनरी कॉटन अध्यक्ष। हाँ, और लॉर्ड कर्जन की नीतियां निशाने पर थीं। खासकर बंगाल विभाजन। बिल्कुल, कर्जन की तिब्बत नीति और खासकर बंगाल विभाजन की योजना ने तो जैसे आग में घी डाल दिया।
इसका असर 1905 के बनारस अधिवेशन में साफ दिखा। गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्ष थे। यहाँ वो नरमपंथी और गरमपंथी वाली बात सामने आई। हाँ, यहाँ नरमपंथियों यानी मॉडरेट्स और गरमपंथियों यानी एक्सट्रीमिस्ट के बीच की जो खाई थी वो पहली बार खुल के सामने आई। हालांकि बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी का प्रस्ताव यहीं अपनाया गया। स्वदेशी मतलब विदेशी सामान का बहिष्कार। हाँ, और देशी चीजों को अपनाना। और फिर आया 1906 का कलकत्ता अधिवेशन। अध्यक्ष फिर से दादा भाई नारोजी। यहाँ वो बड़ा ऐलान हुआ, स्वराज। हाँ, स्वराज। पर एक सवाल है, क्या उस समय स्वराज का मतलब पूरी आजादी था जो हम आज समझते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। दादा भाई नौरोजी ने पहली बार कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में स्वराज शब्द का इस्तेमाल किया, ये सच है। लेकिन उस वक्त ज्यादातर नेताओं के लिए, खासकर नरमपंथियों के लिए, स्वराज का मतलब था ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन, जैसे कनाडा या ऑस्ट्रेलिया में था। अच्छा, डोमिनियन स्टेटस जैसा। हाँ, वैसा ही कुछ। पूरी आजादी का विचार अभी कह सकते हैं मुख्य धारा में नहीं था, लेकिन हाँ, ये शब्द अपने आप में एक बड़ा कदम था। ये दिखा रहा था कि अब सिर्फ सुधारों से काम नहीं चलने वाला। लेकिन ये लक्ष्य तय हुआ और अगले ही साल 1907 में सूरत में कांग्रेस 2 टुकड़ों में बंट गई। हाँ, सूरत विभाजन। रास बिहारी घोष अध्यक्ष चुने गए थे, पर अधिवेशन हंगामे की भेंट चढ़ गया। क्यों हुआ ये विभाजन? इसके पीछे कई कारण थे। अध्यक्ष पद को लेकर विवाद था, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को कैसे चलाया जाए इस पर मतभेद थे, और सबसे बढ़कर नरमपंथियों और गरमपंथियों की जो विचारधारा थी उसका टकराव था। गरमपंथी जैसे तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल वो ज्यादा आक्रामक और सीधी कार्रवाई चाहते थे, जबकि नरमपंथी जैसे गोखले, फिरोज शाह मेहता वो अभी भी संवैधानिक तरीकों पर ही यकीन रखते थे। तो ये विभाजन तो आंदोलन के लिए एक झटका रहा होगा। झटका तो जरूर था, पर इसने दोनों गुटों की राहें भी साफ कर दी एक तरह से। विभाजन के बाद भी कांग्रेस तो चलती रही। 1909 में लाहौर में मदन मोहन मालवीय अध्यक्ष बने। यहाँ मौले मिंटो सुधारों का विरोध हुआ। हाँ, खासकर वो जो धर्म के आधार पर अलग निर्वाचन मंडल बनाया गया था ना उसका। हाँ। कांग्रेस ने इसे देश को बांटने की कोशिश माना। फिर 1911 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ। अध्यक्ष बिशन नारायण धर। यहाँ एक और ऐतिहासिक घटना हुई। क्या? रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जनगण मन पहली बार गाया गया। अच्छा, तो वंदे मातरम भी कलकत्ता में और जनगण मन भी कलकत्ता में? राष्ट्रगीत 1896 में और राष्ट्रगान 1911 में, दोनों की पहली सार्वजनिक प्रस्तुति कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशनों में हुई। ये शहर उस वक्त वाकई राजनीतिक और सांस्कृतिक चेतना का केंद्र था। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। अच्छा, अब कहानी उस दौर में आती है जिसे हम गांधी युग कहते हैं। 1916 का लखनऊ अधिवेशन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। अंबिका चरण मजूमदार अध्यक्ष थे। हाँ, लखनऊ अधिवेशन कई मायनों में अहम था। सबसे बड़ी बात, जो सूरत में नरमपंथी और गरमपंथी अलग हुए थे, हाँ, वो फिर से एक हो गए। आंदोलन को फिर से एकजुट करने की ये एक बड़ी कोशिश थी। और दूसरी महत्वपूर्ण बात थी लखनऊ पैक्ट। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता। दोनों ने मिलकर सरकार से राजनीतिक सुधारों की मांग करने का फैसला किया। ये तो अच्छी बात थी। हाँ, पर इसी समझौते में कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की अलग निर्वाचन मंडल की मांग को मान लिया। इसके दूरगामी परिणाम हुए और कुछ आलोचक इसे विभाजन की राजनीति को बढ़ावा देने वाला कदम भी मानते हैं। तो ये थोड़ा जटिल मामला है। एकता की कोशिश तो थी, लेकिन शायद भविष्य के विवाद के बीज भी थे इसमें, कह सकते हैं। और अगले ही साल 1917 में कलकत्ता में एनी बेसेंट अध्यक्ष बनी, पहली महिला अध्यक्ष। हाँ, एनी बेसेंट। वो आयरिश मूल की थी, थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी थी। वो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। ये महिला नेतृत्व की दिशा में एक मील का पत्थर था। पर वो भारतीय नहीं थी। नहीं, यहाँ ये याद रखना जरूरी है, और ये अक्सर परीक्षाओं में भी पूछा जाता है कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। हाँ, वो 1925 में कानपुर में अध्यक्ष बनी थी। बिल्कुल, ये अंतर महत्वपूर्ण है। अच्छा, अब 1920 का साल आता है और गांधी जी का प्रभाव दिखने लगता है। इस साल 2 अधिवेशन हुए थे ना? हाँ, पहले कलकत्ता में एक विशेष अधिवेशन हुआ, लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में। यहाँ गांधी जी के असहयोग आंदोलन यानी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट (एनसीएम) के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। एनसीएम मतलब अंग्रेजी सरकार के साथ कोई सहयोग नहीं करना। बिल्कुल, शांतिपूर्ण तरीके से स्कूल, कॉलेज, अदालतें, विदेशी कपड़े, सबका बहिष्कार। और फिर नागपुर में वार्षिक अधिवेशन। हाँ, उसी साल नागपुर में वार्षिक अधिवेशन हुआ। सी विजय राघवाचार्य अध्यक्ष थे। वहां एनसीएम के कार्यक्रम को और विस्तार दिया गया और उसे लागू करने का संकल्प लिया गया। इसने स्वतंत्रता संग्राम को पहली बार सच में एक जन आंदोलन बना दिया। लेकिन
ये एकता फिर ज्यादा टिकी नहीं। 1922 में गया अधिवेशन, अध्यक्ष देशबंधु चित्तरंजन दास, यहाँ फिर से मतभेद। हाँ, हुआ ये कि चौरी चौरा की हिंसक घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। इससे कई नेता सहमत नहीं थे। दूसरा बड़ा मुद्दा था कौंसिल एंट्री का। अच्छा, कि चुनाव लड़कर कौंसिल में जाएं या नहीं। बिल्कुल। क्या कांग्रेस नेताओं को ब्रिटिश स्थापित विधान परिषदों का चुनाव लड़कर उनमें शामिल होना चाहिए और अंदर से सरकार का विरोध करना चाहिए, या उनका पूरी तरह बहिष्कार जारी रखना चाहिए? तो क्या हुआ? CR दास, मोतीलाल नेहरू जैसे नेता कौंसिल एंट्री के पक्ष में थे। जब गया अधिवेशन में उनका प्रस्ताव पास नहीं हुआ तो उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर स्वराज पार्टी बना ली। तो ये रणनीति का मतभेद था, अंदर से लड़ें या बाहर से? हाँ, मुख्यतः यही था। अब आते हैं 1924 के बेलगाम अधिवेशन पर। ये क्यों खास है? ये अक्सर याद दिलाया जाता है। ये इसलिए अनोखा है क्योंकि ये एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। अच्छा, सिर्फ एक ही? हाँ, सिर्फ एक। गांधी जी ज्यादातर किंग मेकर की भूमिका में रहे, पर इस बार उन्होंने अध्यक्षता संभाली। शायद ये स्वराज पार्टी बनाने वालों और गांधी जी के अनुयायियों, जिन्हें नो चेंजर्स कहते थे, उनके बीच बढ़ते मतभेदों को कम करने की एक कोशिश थी। और फिर 1925 कानपुर, जहां सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी, जिसका जिक्र हमने किया। हाँ, इसके बाद 1927 का मद्रास अधिवेशन भी अहम है। अध्यक्ष थे M.A. अंसारी। हाँ, यहाँ साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव पास हुआ। वो कमीशन जिसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। बिल्कुल। अंग्रेज सरकार ने भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए एक कमीशन बनाया था, लेकिन उसमें एक भी भारतीय नहीं था। इसका पूरे देश में जबरदस्त विरोध हुआ। साइमन गो बैक के नारे लगे। इसी विरोध ने राष्ट्रवाद की भावना को और तेज कर दिया था। यूनियन स्टेटस की मांग थी। हाँ, ब्रिटिश साम्राज्य के तहत स्वशासन। लेकिन कांग्रेस के युवा नेता जैसे जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, वो इससे खुश नहीं थे। बिल्कुल नहीं। वो अब डोमिनियन स्टेटस से आगे बढ़कर पूर्ण स्वराज यानी पूरी आजादी चाहते थे। और इसी मांग ने 1929 के लाहौर अधिवेशन को ऐतिहासिक बना दिया। बिल्कुल। अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। यहाँ कांग्रेस ने अपना लक्ष्य बदलकर पूर्ण स्वराज घोषित कर दिया। ये एक निर्णायक मोड़ था। अब समझौते की गुंजाइश बहुत कम हो गई थी। लाहौर अधिवेशन तो वाकई एक टर्निंग पॉइंट था। इसका जिक्र तो बार बार होता है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण था। यहीं पर यह फैसला भी हुआ कि 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया गया। अच्छा। इसने पूरे आंदोलन में एक नई ऊर्जा भर दी। इसीलिए 26 जनवरी की तारीख हमारे लिए इतनी खास है। बाद में इसी दिन हमने अपना संविधान लागू किया। इसके बाद 1931 का कराची अधिवेशन, सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष थे। यहाँ मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम पर प्रस्ताव पारित हुए। ये क्या था? ये एक तरह से भविष्य के भारत का खाका खींचने जैसा था। इस प्रस्ताव में नागरिक आजादी, बराबरी, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा और किसानों मजदूरों के हितों की बात की गई थी। ये दिखाता है कि कांग्रेस सिर्फ राजनीतिक आजादी नहीं, बल्कि एक न्यायपूर्ण और बराबरी वाले समाज का सपना भी देख रही थी। और इसी अधिवेशन में गांधी-इरविन समझौते को भी मंजूरी दी गई थी। हाँ, जिसके तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित हुआ और गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए। अच्छा, अब हम आजादी के और करीब आते हैं। 1934 बॉम्बे अधिवेशन, अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ खादी पर कुछ हुआ था। हाँ, कांग्रेस के जो चुने हुए सदस्य थे, उनके लिए खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया। खादी अब सिर्फ कपड़ा नहीं रह गया था, वो एक प्रतीक बन गया था। बिल्कुल, स्वदेशी, आत्मनिर्भरता और ब्रिटिश शासन के विरोध का एक शक्तिशाली प्रतीक। और 1937 का फैजपुर अधिवेशन इसलिए खास था क्योंकि ये पहले बार किसी गांव में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। सही कहा। यह दिखाता है कि कांग्रेस अब शहरों से निकलकर गांवों तक, आम किसानों तक अपनी पहुंच बना रही थी। आंदोलन का आधार लगातार फैल रहा था। फिर 1938 हरिपुरा और 1939 त्रिपुरी, दोनों में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष चुने गए। हरिपुरा में तो राष्ट्रीय योजना समिति बनी। हाँ, नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन हुआ। ये भविष्य के भारत के आर्थिक विकास की योजना बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। लेकिन 1939 त्रिपुरी में तो काफी विवाद हुआ था ना? हाँ, त्रिपुरी में सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया को हरा दिया। ये गांधी जी की एक तरह से हार मानी गई। गांधी जी और बोस के बीच कार्यप्रणाली और विचारधारा को लेकर मतभेद बहुत गहरे हो गए थे। बोस द्वितीय विश्व युद्ध के मौके का फायदा उठाकर अंग्रेजों के खिलाफ तुरंत बड़ा आंदोलन छेड़ना चाहते थे। और गांधी जी तैयार नहीं थे। गांधी जी इसके लिए तैयार नहीं थे।
आखिरकार कांग्रेस वर्किंग कमेटी में बहुमत न होने के कारण बोस ने इस्तीफा दे दिया। उनकी जगह फिर कौन अध्यक्ष बना? उनकी जगह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने। ये कांग्रेस के अंदर नेतृत्व के एक गंभीर संकट का दौर था। इसके बाद 1940 में रामगढ़ अधिवेशन, मौलाना अबुल कलाम आजाद अध्यक्ष थे। यहाँ द्वितीय विश्व युद्ध पर कांग्रेस का क्या रुख रहा? कांग्रेस ने इस बात पर कड़ी आपत्ति जताई कि ब्रिटेन ने भारत से पूछे बिना ही उसे दूसरे विश्व युद्ध में शामिल कर लिया है। हाँ, ये तो गलत था। उनका कहना था कि एक गुलाम देश किसी दूसरे देश की आजादी की लड़ाई में कैसे साथ दे सकता है। उन्होंने युद्ध में सहयोग के बदले भारत की स्वतंत्रता की मांग रखी। और फिर आजादी से ठीक पहले 1946 में मेरठ में अधिवेशन हुआ। अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। हाँ, ये आजादी से पहले का आखिरी अधिवेशन था, एक लंबे सफर के अंत और एक नई शुरुआत का प्रतीक। और जब 1947 में भारत आजाद हुआ, तब आचार्य कृपलानी ही कांग्रेस के अध्यक्ष थे। बिल्कुल। तो इन अधिवेशनों के जरिए हमने कांग्रेस के सफर को देखा, कैसे वो एक छोटे से चर्चा मंच से शुरू हुई और फिर स्वराज और फिर पूर्ण स्वराज के लक्ष्य तक पहुंची। हाँ, और कैसे अलग अलग नेता आए, उनकी सोच टकराई, रणनीतियां बदली। नरमपंथियों की याचिकाओं से लेकर गांधी जी के जन आंदोलनों और बोस के उग्र विचारों तक सब कुछ इन अधिवेशनों में झलकता है। सही कहा। इन्हें सिर्फ तथ्यों की तरह रटने के बजाय आजादी की कहानी के इन मोड़ों की तरह देखना वाकई इसे ज्यादा समझने लायक और शायद याद रखने लायक भी बनाता है। बिल्कुल। और अंत में शायद ये सोचने वाली बात है ना, कि ये जो ऐतिहासिक पल थे, ये बहसें, ये संकल्प, जैसे मौलिक अधिकारों का वादा या पूर्ण स्वराज का वो इरादा, हाँ, आज के भारत में इनकी गूंज कहाँ सुनाई देती है? क्या हम उन सपनों को जी रहे हैं जो इन अधिवेशनों में देखे गए थे? इस पूरी यात्रा को, इसकी सफलताओं और इसकी विफलताओं को समझना शायद हमें अपने आज और आने वाले कल को बेहतर तरीके से देखने में मदद कर सकता है।